जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंटेलिजेंस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि। हम अपने डेली वर्क, जो हमारा डेली वर्क होता है, उसमें हम जैसे कोई मैथ की कैलकुलेशन, हम मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाते हैं और दुकान पर जाके हमें 80 रुपए का सामान खरीदना है और हमने दुकानदार को 100 रुपए दे दिए। अब जो बैलेंस हमारा 20 रुपए बचा है, उसको हम मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो वहां पर हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, यानी कि हम अपने रोजमर्रा के कार्य को करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हम बोलचाल में बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हम बुद्धि के द्वारा सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तर्क देना प्रतिदिन कार्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। बुद्धि पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। यानी कि देखिए, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अपने डेली कार्य को करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बिने कहते हैं, देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में अपने अपने राय दिए हैं। तो बिने कहते हैं, अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बाध्य करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। विनय साहब क्या कहते हैं कि अच्छी तरह हम कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है। हम जज करते हैं, डिसीजन लेते हैं और हम किसी के साथ तर्क वितर्क करते हैं। यानी कि हम कोई भी बात को सोचते हैं तो वो हमारी बुद्धि कहलाती है। स्टर्न कहते हैं, बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपने विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। यानी कि इंटेलिजेंस, स्टर्न कहते हैं कि इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी है जो हम इंडिविजुअली अपनी नई जो आवश्यकता, रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। वेस्लर कहते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। इसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। बात समझ में आई? चलिए, वेस्लर कहते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है उससे हम विवेकशील चिंतन करते हैं। ठीक है। अपने जो वातावरण है उसमें समायोजन करते हैं। स्टोर्डस कहते हैं कि उन्होंने क्रियाओं को की क्षमता जिसकी विशेषताएं हैं। ये स्टोडर साहब कहते हैं कि बुद्धि उन क्रियाओं के समझने की क्षमता है। कौन सी? कठिनता, किसी काम को करने में जो कठिनता आती है उसको समझने की। जटिलता, अमूर्तता, मितव्यय, सामाजिक मूल्य, मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रिया को करने की शक्ति और एकाग्रता हमारी बुद्धि कहलाती है। यानी कि देखिए, डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्शन, ये सोशल वैल्यू, जनरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनली, ये हमारे या सिचुएशन, ये हमारी बुद्धि होती है। रोज कहते हैं, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। रोज साहब क्या कहते हैं कि जो हमारी नवीन परिस्थिति, जो हमारी न्यू जो कंडीशंस होती है, उसको एडेप्टेशन, अनुकूलन, हम अपने हिसाब से अनुकूलन एडेप्ट कर लेते हैं, वही हमारी बुद्धि है। थॉर्नडाइक, देखिए थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं। थॉर्नडाइक साहब का हम अपने जो टीचिंग में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इंटेलिजेंस में हम
इनको मेन पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे इनकी थ्योरी आएगी, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। Intelligence is the power of making the best responses from the point of view of truth and fact। यानी कि जो सत्य है, जो फैक्ट है, उसके दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया, यानी कि हम सबसे बेस्ट जो कार्य करते, जो रिस्पॉन्स देते हैं, वही हमारी बुद्धि है। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यानी कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जो, मान लीजिए हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं। अब ताजमहल तो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में सोच सकते हैं। हम जयपुर के बारे में सोच सकते हैं, हम चेन्नई के बारे में सोच सकते हैं। यानी जो भी वस्तु, जो भी चीज हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में सोचना ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है। ये टर्मन कहते हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। स्पीयरमैन कहते हैं बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है, रेशनल थिंकिंग है। स्पीयरमैन साहब कहते हैं बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। पीई वर्णन कहते हैं बुद्धि, पी वर्णन के अकॉर्डिंग बुद्धि के उन्होंने 3 अर्थ बताए हैं, 3 मीनिंग बताए हैं। पहला है बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। देखिए, पी वर्णन कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो एक जैविक प्रक्रिया, वो हमें जन्म से ही मिली है, हम उसे बाद में उत्पन्न नहीं कर सकते। अब एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बुद्धि का वास होता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो वो नई नई चीजें सीख के अपनी बुद्धि का विकास करता जाता है, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है, वो तो उसके अंदर विद्यमान होती है जीन्स के थ्रू, माता पिता के थ्रू। ठीक है। जन्मजात देन है, अर्थात माता पिता बुद्धिमान होंगे तो उनके जीन्स के द्वारा बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। पहला बुद्धि का जो अर्थ बताया है पीई वर्णन ने, वो कहा है कि जो बुद्धि है वो एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमें जीन्स के द्वारा हमारे पेरेंट्स से, गार्जियन से हमें प्राप्त होती है। दूसरा इन्होंने कहा बुद्धि एक परीक्षण प्राप्त का अंक है। वर्णन के अनुसार बच्चे जो अंक प्राप्त करते हैं वह उसकी बुद्धि है। अब क्लास में हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट लेने के बाद बच्चे जो भी मार्क्स लेते हैं, कई बच्चे पूरे मार्क्स लेते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे, कई बच्चे कम लेते हैं, कई एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो बहुत कम मार्क्स लेता है। तो जो बच्चा मार्क्स जिस हिसाब से टेस्ट में लेता है वही उसकी बुद्धि कहलाती है। बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है। देखिए, सॉरी, हम जब व्यवहार किसी से बातचीत करते हैं या समाज में अपने आप को समायोजित करते हैं तो उसमें हमारा जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और व्यवहार, बिहेवियर को चेंज करना ही हमारी बुद्धि है, क्योंकि हम सामने वाले के अकॉर्डिंग, परिस्थिति, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इंटेलिजेंस के थ्रू अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। वर्णन के अनुसार जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते तो उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एडेप्टेशन बिना इंटेलिजेंस के, बिना बुद्धि के संभव नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं? इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, तीसरा अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? देखिए, सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार समाज में अपने आप को समायोजन करने के लिए हम जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो हमारी सामाजिक बुद्धि कहलाती है। देखिए, समाज में समायोजन करने के लिए हम जो बुद्धि लगाते हैं उसे सामाजिक बुद्धि कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण क्या? अब यहाँ मैं इस टाइम पे दिल्ली में हूँ, कल को मैं चेन्नई चला जाता हूँ। अब चेन्नई में तो हिंदी नहीं बोली जाती, वहां तो तमिल बोली जाती है, क्योंकि चेन्नई
तमिलनाडु में। अब मैं चेन्नई जाता हूँ और वहाँ के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को डालता हूँ, क्योंकि दिल्ली का एनवायरनमेंट और चेन्नई का एनवायरनमेंट काफी अलग है। अब मैं वहाँ अपने आप को ढालता हूँ, समायोजन करता हूँ, तो इसमें मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है। ठीक है, हम अपने समझ में रहकर हर आदमी से अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। भाई के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग व्यवहार, पड़ोसी के साथ अलग व्यवहार, स्कूल के दोस्तों के साथ अलग व्यवहार। इन सभी में बुद्धि का समायोजन करने के लिए, सामाजिक में अपने आप को समाज के अनुसार ढालने के लिए हम सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मूर्त बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, पार्शियल, प्रैक्टिकल और स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस। अपने ये क्या है, जब बच्चा अपने सामने रखी हुई वस्तु के बारे में सोचता है, हमने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, हमने कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट शब्द का जो मीनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का जो मीनिंग है, वो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा था। यहाँ एक बारी फिर पढ़ लेते हैं, दोबारा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो मूर्त शब्द है उसका अर्थ है हमारे सामने, जैसे मेरे सामने इस टाइम पे ये पेन है, आप भी ये पेन देख रहे हैं। अब हम इस पेन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इस पेन के बारे में अगर किसी बच्चे को कहेंगे तो वो बच्चा इस पेन के बारे में सोच सकता है। लेकिन अब हम चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं। चंडीगढ़ तो हमारे सामने नहीं है, ना हम चंडीगढ़ को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चंडीगढ़ का जो मैप है वो प्राचीन सभ्यता जो मोहनजोदाड़ो है उससे इंस्पायर होकर चंडीगढ़ का मैप बनाया गया है, तो क्या हम उस बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन बच्चे उस बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है, अमूर्त का अर्थ है कि जो चीजें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोचना अमूर्त थिंकिंग कहलाता है। और जो चीजें हमारे सामने हैं, जैसे ये पेन है, ये माउस है, जो चीजें हमारे सामने हैं उनके बारे में सोचना मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो वह मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। बच्चा पहले वस्तु स्थायित्व बनाता है। वस्तु स्थायित्व, हमारा वस्तु स्थायित्व इन्फेंसी स्टेज में बनना शुरू हो जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या है? किसी चीज को देखकर उसके बारे में, उसका जो बनावट है, उसके बारे में जो बातें हैं वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेना। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में अपनी मेमोरी में सेव कर लेना वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। तथा बाद में उन पर सोचता है, अतः ठोस वस्तु के बारे में सोचना मूर्त बुद्धि कहलाता है। ठोस वस्तु, जो चीजें हमें अपनी नजरों से दिखाई देती हैं, जैसे इस टाइम पे मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने माउस है, पेन है, तो इनके बारे में सोचना मूर्त बुद्धि, क्योंकि ये हमारे सामने ठोस रूप में अवेलेबल है, कॉन्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल है, हम इनको देख सकते हैं। इसी के अपोजिट हम जिसको नहीं देख सकते, हम इस टाइम पे जयपुर को नहीं देख सकते, जयपुर में जो हवा महल है उसको नहीं देख सकते, जल महल है उसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम उसके बारे में बात करें, उसकी विशेषताओं को बताएं, उसका जल महल दिखता कैसे है उसके बारे में बताएं, तो हमारे माइंड में एक इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जो वो इमेज बनती है, हम जो उसके बारे में सोचते हैं, वही हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहलाती है। अमूर्त बुद्धि, जो वस्तु सामने न हो उसके ऊपर सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। यह एक तार्किक चिंतन होता है, बच्चे के आधार पर सोचना, अपने विचारों, कल्पनाओं, मानसिक प्रतिमाओं से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन का। देखिए, आप इसको याद कर लेना, क्योंकि इंटेलिजेंस क्वेश्चन एग्जाम में कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, कई बार इंटेलिजेंस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए एक बच्चे की मानसिक आयु
10 साल है, उसकी मेंटल एज वास्तविक आयु उसकी 5 साल है, रियल एज। तो बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा? तो आईक्यू लेवल हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से पहले हम जान लेते हैं कि मानसिक आयु मेंटल एज एमए और सीए रियल एज यानी कि क्रोनिकल एज या फिर वास्तविक आयु दोनों क्या होती है। देखिए मानसिक आयु जो हमारी होती है, बच्चा मान लीजिए एक बच्चा 5 साल का है बट वो 7 साल के बच्चों के हिसाब से सोच सकता है। अब 7 साल के बच्चों के हिसाब से कैसे है, एक बच्चे का ग्रुप होता है, साइकोलॉजिस्ट उन सबका परीक्षण लेता है, उन सबका टेस्ट लेता है, उसके बाद मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज निकाल लेता है। और वास्तविक क्रोनिकल एज कौन से होते हैं? हमारे डेट ऑफ बर्थ से और आज तक हम कितने एज के हो चुके हैं, वो हमारी वास्तविक आयु रियल एज कहलाती है। ठीक है, मानसिक आयु मतलब हम कितने साल के हैं और कितने साल के बच्चे के हिसाब से सोच सकते हैं। कई बच्चे आपने देखा है ना, 8th क्लास में होते, 9th क्लास में होते, फिर भी वो 11th क्लास का मैथमेटिक्स क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो यानी कि वो अपने एज ग्रुप से ज्यादा सोच सकते हैं, तो उनकी मेंटल एज ज्यादा है। और कई देख सकते हैं अपनी एज ग्रुप जिस क्लास में वहां के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो उससे नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनकी मेंटल एज कम है। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो एम ए बाय सी ए यानी कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100। अब हमने क्वेश्चन दिया था मेंटल एज है 10, रियल एज है 5, तो आईक्यू लेवल क्या होगा? तो 10/5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 टू द 10, टू तो 2। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जो आईक्यू लेवल है उसका फॉर्मूला या उसके बारे में कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1905 में एल्फ्रेड बिने ने दिया था, तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि का मापन का सफल प्रयास किया था। एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन इन दोनों ने सबसे पहले 1905 में जो बुद्धि का परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसका सक्सेसफुल, ठीक है, सबसे सफल प्रयास सबसे पहले किया था, सक्सेसफुल हुए थे। उसके बाद 1912 में पहली बार एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम स्टर्न। क्या नाम था? विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संपर्क दिया। बुद्धि लब्धि का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट कोशेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आप कहना विलियम स्टर्न ने। लेकिन सबसे पहले बुद्धि का मापन या बुद्धि का जो परीक्षण है, टेस्ट सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहेंगे एल्फ्रेड बिने ने किया था। एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, बट इंटेलिजेंट कोशेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1912 में सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, ये छोटी सी बात है, ये आप ध्यान रखना और नोट्स में इसको हाईलाइट करके बना लेना। इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले किसने दिया था? 1905 में एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने। और इंटेलिजेंस क्वोशंट 1912 में विलियम स्टर्न ने। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसके वास्तविक आयु से भाग देने पर 100 से गुना करने में बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। MA/CA इंटू 100। अच्छा, इसके साथ हमें दो चीजें और याद रखनी है। एक है हमारा एजुकेशनल क्वोशेंट और एक है हमारा अचीवमेंट क्वोशेंट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एजुकेशनल क्वोशेंट जो है हमारा शैक्षिक लब्धि, वो हम एजुकेशनल अचीवमेंट और क्रोनिकल एज इन दोनों को, यानी कि हमारे एजुकेशनल एज शैक्षिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 हमारा एजुकेशनल क्वोशेंट हो जाता है। अचीवमेंट क्वोशेंट हमारा एक ही होता है, EA एजुकेशनल शैक्षिक आयु डिवाइड बाय मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100।
ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं पूछे जाते, बट एक दो बारी का हमने देखा है कि जैसे टीजीटी का एग्जाम होता है तो वहां पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए। इसलिए आप ये भी याद रखिएगा, आईक्यू लेवल भी, आईक्यू, ईक्यू और एक्यू, आप तीनों याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। आईक्यू लेवल की हमने कैसे क्लासिफिकेशन करी है, तो जो आईक्यू लेवल कैसे निकालता है वो हमने जान लिया। हम आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं। आईक्यू लेवल में मेंटल एज हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमने जान लिया। रियल एज हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमने जान लिया। तो दोनों हमने जान लिए, और उसके बाद जब दोनों हमें मिल जाएंगे हम उसका आईक्यू लेवल निकाल लेंगे। अब आईक्यू लेवल निकालने के बाद बच्चे का आईक्यू लेवल, कहते हैं ना बच्चे का आईक्यू लेवल लो है, तो आईक्यू लेवल निकालने के बाद जो आईक्यू लेवल हमें मिला है उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, वो कैटेगरी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो 130 प्लस अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो वो वेरी सुपीरियर होता है, या फिर गॉड गिफ्टेड, कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, जैसे कौटिल्य पंडित हैं, गॉड गिफ्टेड। उसके बाद 120 से 130 अगर होता है तो वो सुपीरियर बच्चा बनता है। 110 से 119 तक अगर होता है तो हाई एवरेज होता है। 90, 90 से 109 होता है तो एवरेज होता है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद 80 से 89 है तो लो एवरेज, 70 से 79 है तो वो बॉर्डर लाइन पर होता है। बॉर्डर लाइन, ये हमारी बॉर्डर लाइन होती है 70 से 79। और अगर बिलो 70 होता है तो वो हमारा रिटार्टेड होता है। ठीक है, 130 प्लस गॉड गिफ्टेड, 120 से 130 सुपीरियर, 110 से 119 हाई एवरेज, 90 से 109 एवरेज, 80 से 89 लो एवरेज, 70 से 79 बॉर्डर लाइन, और 70 से नीचे है तो वो रिटार्डेड है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो थ्योरीज, इंटेलिजेंस जो टॉपिक है उसमें थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम थोड़ी स्लो स्लो और आराम से पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वन फैक्टर थ्योरी, जो कि एल्फ्रेड बिने ने दी थी। वन फैक्टर थ्योरी हमारी दी थी एल्फ्रेड बिने ने। एल्फ्रेड बिने ने, बिने के साथ टर्मन, स्टर्न और एबिंगोस ने उनका समर्थन दिया था एक कारक सिद्धांत वन फैक्टर थ्योरी में। किस किस ने दिया था बिने के साथ, तो टर्मन, स्टर्न और एबिंगोस ने उनका समर्थन किया था। एक कारक सिद्धांत में बिने ने बुद्धि को योग्यता का एक समुच्चय माना जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। एक कारक वन फैक्टर थ्योरी में इन्होंने कहा है बिने साहब ने कि जो हमारी बुद्धि है उसका एक समुच्चय, यानी कि वो सारे जितनी हमारी बुद्धियां हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करती हैं, जो कि किसी वातावरण, किसी पर्यावरण, किसी इन्वायरमेंट में जो स्थित समस्या, प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में काम करती है। बिने साहब ने वन फैक्टर थ्योरी दी है जिसके साथ टर्मन, स्टर्न और एबिंगोस ने इनका साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो एक साथ मिलकर इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टू फैक्टर थ्योरी, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। दो कारक सिद्धांत हमारा दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। दो कारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। यह सिद्धांत विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि पर आधारित है। इनके अनुसार बुद्धि दो कारक पर काम करती है। एक होता हमारा जी फैक्टर, एक होता हमारा एस फैक्टर। जी फैक्टर जो होता हमारा वो जर्नल फैक्टर, या एस फैक्टर जो होता हमारा वो स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन साहब कहते हैं कि जो भी हमारा, जो हमारी बुद्धि है वो दो कारक पर काम करती है। एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, जी फैक्टर हमारा जर्नल फैक्टर।
स्पेसिफिक फैक्टर को एस फैक्टर के नाम से डिनोट करते हैं और जो हमारा जी फैक्टर है उसको जी के नाम से, जर्नल, जी फैक्टर, स्पेसिफिक, एस फैक्टर। ठीक है। उस जो हमारा एस कारक है और सामान्य को जी कारक कह सकते हैं। जी कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक और जिनका प्रभाव सभी कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। और जो जी कारक है के साथ साथ अनेक विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। सभी विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने एस कारक कहा है। यानी कि देखिए, जी कारक जो होती है, सभी व्यक्तियों में विशेषताएं होती हैं, सभी व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। अब एक बच्चा आराम से अपने घर के कार्य भी कर सकता है, बाजार का काम भी कर सकता है, यानी कि वो उसका जर्नल फैक्टर हो जाता है। वहां पर जो बुद्धि का उपयोग होता है वो जर्नल फैक्टर होता है। लेकिन कई बच्चे सिर्फ सितार बजा सकते हैं, कई बच्चे नहीं बजा सकते, कई बच्चे पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं, कई बच्चे क्रिकेट में बहुत माहिर होते हैं, कई बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो जो उनकी विशिष्ट योग्यताएं हैं जो बहुत आसानी से किसी में नहीं मिलती, अब पियानो हर कोई नहीं बजा सकता, तो वो हमारा एस फैक्टर में हो जाता है। यानी कि विशिष्ट योग्यता, स्पेसिफिक अगर इंटेलिजेंस किसी में है तो वो हमारा एस फैक्टर में आता है, और जो जर्नल इंटेलिजेंस है वो हमारी जर्नल फैक्टर में आता है, जी फैक्टर में आता है। अब दुकान पर जाने के बाद दुकानदार को हमने 100 रुपए दिए, उसने हमारा 80 का सामान देके 20 रुपए हमें वापसी दे दिए, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम वहां पर यूज करते हैं वो जी फैक्टर में आते हैं। लेकिन आर्यभट्ट साहब जिन्होंने जीरो की खोज की थी, शून्य का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, वो उनका एस फैक्टर में आता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत या फिर समूह कारक। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं या ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लुइस थर्स्टन ने। उनके अनुसार बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने कहा था कि हमारी बुद्धि 7 प्रकार 7 टाइप्स की होती हैं जो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर काम करती है। पहला होता है वाचिक बोध, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वाचिक बोध के अनुसार हम शब्दों, संप्रत्ययों के अर्थ को समझते हैं, इससे हम दूसरे के विचार भी समझते हैं। यानी कि हमारी बोलचाल करने की बुद्धि, किसी से कैसे बोलना चाहिए, किसी ने कुछ कहा है तो उसको हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो जो बोलचाल करने में हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो हमारी वाचिक बोध कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा संख्यात्मक योग्यताएं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज। यानी कि अभी मैंने बताया था दुकान पर जाकर सामान खरीदना, यानी कि किसी जोड़ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करना, ये हमारी संख्यात्मक न्यूमेरिकल एबिलिटीज कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आता है देशिक संबंध या फिर स्थानिक कारक, स्पेशल रिलेशन। इसमें रचनाओं का प्रत्यक्षीकरण करना आता है। हम इसमें इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन का मतलब है किसी चीज के बारे में सोचना। इमेजिन करते हैं ना। मैं कहूँगा मान लीजिए, सोचिए आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, उसको आपके ऊपर कितना गर्व होगा। तो वो हमारा देशिक या फिर स्थानीय कारक होता है। उसके बाद होता है प्रत्याशित गति। चीजों के प्रति धारणा स्थापित करते हैं। धारणा हम कैसे स्थापित करते हैं? कोई हमें बताएगा कुछ, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचने के बाद हम अपने माइंड में उसका एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट बनाना हमारा धार्मिक धारणा स्थापित करना, यानी कि प्रिसेप्शन, उस चीज के बारे में हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद आता है शब्द प्रवाह।
वर्ड फ्लुएंसी, इसके बारे में बोलने में लचीलापन आता है। बातें कई देखते हैं ना कि एकदम बातें घुमा देते हैं, तो जो बातें वो घुमा देते हैं वो बोलने में लचीलापन जिसको में आता है वो यानी कि शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी। उसके बाद आती है स्मृति, मेमोरी। हम बातों को अपने माइंड में सेव करते हैं, जरूरत पड़ने पर उसका यूज करते हैं, उसको सोचते हैं, हमारी स्मृति होती है। आज्ञानात्मक तर्क करना होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, उदाहरणों के आधार पर हम उनको प्रमाणित करते हैं, उदाहरण देते हैं हम उनको, तो वो होती है हमारी आगमनात्मक। ठीक है, आज आज की वीडियो में यहीं तक ही पढ़ते हैं। इससे जो आगे का पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, फिर टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हमसे अगली मुलाकात में मिलते हैं।